नमस्कार। हम कर रहे थे राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। तो आपके इस आंदोलन के अंतर्गत कई शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। हमने इनसे पहले वीडियो में रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम आगे अध्ययन करते हैं साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, इसमें आपको अलग अलग इनमें से कोई बिंदु देकर शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं या सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न का लेसन है। इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1919 से 1947 के बीच राजनीतिक आंदोलन में किन्हीं 2 चरणों का, किन्हीं 4 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम पहले 4 के बारे में बात कर चुके हैं, अब 4 के बारे में बात और करते हैं। देखिए, इसमें हम पहला लेते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। और ये जो साइमन कमीशन है वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और ये गठित किया गया था 1927 में। साइमन कमीशन 7 सदस्य था। 1927 नवंबर दिसंबर के महीने में इसे गठित किया गया था और ये फरवरी 1928 भारत पहुंचा। फरवरी 1928 में कहाँ पहुंचा? भारत, मुंबई पहुंचा और इसका ज़बरदस्त भारत में विरोध हुआ। और साइमन वापस जाओ, पूरे देश में नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो ये नारे क्यों लगे? क्योंकि 7 सदस्यीय दल में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया। जिस प्रकार रौलट एक्ट आया था, 9 वकील, 9 दलील, 9 अपील, इसे भारतीयों ने काला कानून कहा था। इसी प्रकार साइमन कमीशन है, उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा गया। तो भारत में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। लाहौर के अंदर जब इसका विरोध हो रहा था तो लाहौर में इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था। वहाँ लाहौर के कमिश्नर सैंडर्स ने लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और इस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय को भी काफ़ी चोटें आई थी और 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट 1930 में आई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1930 में। तो इस रिपोर्ट के अंदर भारत के औपनिवेशिक साम्राज्य की बात कहीं नहीं की गई। ठीक है। तो इस प्रकार साइमन कमीशन है वो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने आया। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, 7 सदस्य था। नवंबर के अंदर 27 में ये गठित हुआ था। फरवरी 28 में भारत आया, बॉम्बे पहुंचा था। साइमन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगे, सारे अंग्रेज थे, श्वेत कमीशन कहलाया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ, जहाँ सैंडर्स ने वहाँ लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय घायल हो गए और अगले साल उनकी मृत्यु हो गई। 1930 के अंदर जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो भारत के लिए कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात नहीं कही गई। तो ये था सविनय अवज्ञा साइमन कमीशन। अब अपना आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सविनय अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन। ठीक है। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के अंदर आखिर है क्या?
30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की बात कही गई, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। इस पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। कौन सी यात्रा की? दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट है। गांधी जी ने यह दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से, कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से शुरू की थी और गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने नमक बनाया। ये काम कब हुआ? ये काम वो 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और गांधी जी ने यह लगभग 200 मील की यात्रा अपने 78 अनुयायियों के साथ की। कितने अनुयायियों के साथ की? 78 अनुयायियों के साथ की। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? ठीक है, इसमें कार्यक्रम थे कि जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं वो स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करें, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी से त्याग पत्र दें, और बहुत से लोगों से उम्मीद की गई कि वो शराब की दुकानों पर, अफीम की दुकानों पर, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दें, विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं, उनका बहिष्कार करें, और साथ ही साथ जो आपस में छुआछूत है उसको वो दूर करें, और साथ ही साथ जो चरखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय करें, घरों में लोग चरखे पे कताई का काम करें। ये पहला आंदोलन था भारत की दृष्टि में देखें तो इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ठीक है, जहाँ धरना देने की बात थी वहाँ महिलाओं का हजूम इसमें भाग ले रहा था, और इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 60,000 लोग जेलों में डाल दिए गए थे। इस प्रकार ये इतना ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। 5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास में अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण तिथि है। 5 मार्च 1931 इस दिन गांधी जी और वाइसराय इरविन, कौन कौन है? गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता भी कहलाता है। इस समझौते के तहत वाइसराय ने घोषणा की कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे। किसका दर्जा दे? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे। यानी संवैधानिक सुधारों के लिए यहाँ इस समय ब्रिटेन के अंदर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो वाइसराय ने घोषणा की कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना है। किसे? भारत को। और ये गांधी इरविन समझौता करके गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन गए। और लंदन में इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी शामिल हुए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। वो निराश होकर वापस भारत लौट आए और उन्होंने 1932 के अंदर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन 1933 में उन्होंने इस आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और इसे बंद कर दिया। कांग्रेस की कार्य समिति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो इससे आगे होने वाले आंदोलनों के अंदर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने
दूसरे विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया। 1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों ने भारतीय मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना, भारतीय मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया और पूरे भारत में इस बात का विरोध हुआ। ठीक है, इसके विरोध स्वरूप जो गांधी जी के कहने पर एक नया आंदोलन शुरू किया गया और ये आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, ठीक है, यानी 1939 में जब अंग्रेज़ों ने भारत को युद्ध में झोंक दिया तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। गांधी जी के कहने पर एक सत्याग्रह के रूप में नया आंदोलन लाया गया, वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर क्या प्रावधान रखे गए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जाएगा। कहाँ जाएगा? सार्वजनिक स्थान पर जाएगा और वहाँ वो युद्ध के खिलाफ भाषण देगा। किसके खिलाफ? युद्ध के खिलाफ भाषण देगा और वो गिरफ्तारी देगा। इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर जाना, युद्ध के खिलाफ भाषण देना और गिरफ्तारी देना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही का काम था। इस आंदोलन के तहत विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिनको पकड़ा गया और 3 महीने की इनको सज़ा दी गई। तो पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। कितनी सज़ा हुई? 3 महीने की। दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही थे। और इनके बाद जो सत्याग्रही आए वो थे ब्रह्मदत्त। इस प्रकार एक के बाद एक व्यक्तिगत सत्याग्रही आते गए और भारतवर्ष से लगभग 30,000 लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार किया गया। अब हम बात करते हैं अगले आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की। अब अपना अगला बिंदु है भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन। ये आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण इसके अंतर्गत माना जाता है क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में एक मिशन आया था जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। तो क्रिप्स मिशन है, उसकी असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू करने में एक योगदान दिया था। दूसरा, जापान का भय। जापान का भय क्या था? इस समय 1939 में दूसरा युद्ध शुरू हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत पर जापान के आक्रमण का भय मंडरा रहा था। ठीक है। और तीसरा हम देखें तो जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। उस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उस कार्यकारिणी ने आंदोलन शुरू करने पर चर्चा की थी। तो और वहाँ शुरू करने का निर्णय भी लिया था। इन सब कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आंदोलन जो पर्टिकुलर शुरू हुआ उसमें 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कांग्रेस समिति की बैठक हुई और इस समिति की बैठक के अंदर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और इस समय गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ और वो मंत्र है
करो या मरो, डू और डाई। तो ये गांधी जी ने मंत्र कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, करो या मरो। गांधी जी ने कहा था अब हम स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहेंगे, इस प्रयास में हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन हमें अब और पराधीन रहना स्वीकार नहीं है। इस प्रकार की घोषणा गांधी जी द्वारा की गई। तो 9 अगस्त को, अगले ही दिन सुबह 9 अगस्त 1942 को अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ही गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से ये आंदोलन है वो दूसरे दिन ही दबाने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन की एक बड़ी विचित्र बात थी कि इस आंदोलन की, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की, कोई भी पर्टिकुलर निश्चित योजना नहीं थी। ठीक है, इसमें सार्वजनिक सभा करना, शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सरकार को लगान देने से मना कर देना, सरकार से असहयोग कर देना, इस प्रकार के प्रावधान जैसे पहले से चले आ रहे थे वही माने गए थे। लेकिन इन सब से अलग ऐसे था कि ये आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अंतिम संघर्ष के रूप में जनता ले रही थी। चूँकि नेता गिरफ्तार हो चुके थे तो कोई पर्टिकुलर निश्चित रूप से इनका नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो जनता को जहाँ जैसे समझ में आया, जनता को जहाँ जैसे अच्छा लगा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्शा दी। कहीं कारखाने बंद करवा दिए गए, कहीं स्कूल बंद करवाए, कहीं कॉलेज बंद करवाए, तो कहीं कहीं जनता ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए, डाकघरों पर हमले कर दिए और साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर भी हमले कर दिए। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जगह जगह से जनता ने अपने हिसाब से ही दर्शा दी। अब जो कांग्रेस नेता थे, अब उनमें बहुत से गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद भी बहुत से कुछ ऐसे लोग थे, नेता थे, जो भूमिगत रहकर इसको अंजाम दे रहे थे। अब भूमिगत रहकर अंजाम देने वालों में सबसे प्रमुख यदि अपन नाम ले तो वो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ये ऐसे प्रमुख नाम है जो भूमिगत रहकर काम कर रहे थे। S.M. जोशी, अच्युत पटवर्धन और रामानंद मिश्रा, ये ऐसे लोग थे जो भूमिगत रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और अरुणा आसफ अली, इन्होंने इस आंदोलन को बम्बई में बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया था। तो जैसे जैसे लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिला वैसे उन्होंने काम किया। इस आंदोलन के दौरान, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बहुत से गांवों के अंदर, कई कस्बों के अंदर, कहीं शहरों के अंदर लोगों ने अपनी अपनी समानांतर सरकारों का गठन कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों का दमन चक्कर चला और अंग्रेज़ों ने अन्य आंदोलनों की भांति इस आंदोलनों का भी दमन कर दिया। जैसे और आंदोलन उन्होंने दबाए थे वैसे इस आंदोलन को दबा दिया। लेकिन इस आंदोलन में लगभग 10,000 भारतीय मारे गए थे और जो गांव इसके दोषी माने गए उन पूरे गांवों को जुर्माना देने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस आंदोलन को भड़काने का जो उत्तरदायित्व है वो गांधी जी को माना गया। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन ये आंदोलन बहुत से कारणों से एक उल्लेखनीय अपना योगदान रखता है। क्यों? इस आंदोलन ने एक नई पीढ़ी तैयार कर दी, जो पीढ़ी हर कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। वो अपने आप को त्याग और बलिदान करने के लिए बिल्कुल तत्पर थी और तैयार थी।
भारत में देशभक्ति, वीरता, उत्साह, जोश आदि है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और इसकी अंतिम परिणति स्वतंत्रता के रूप में हुई। और अंग्रेज जब भली भांति जान चुके थे कि भारत को लंबे समय तक दबाए रखना या पराधीन किए रखना संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये अपनों ने आंदोलनों की पृष्ठभूमि देखी है जो 1919 से 1947 तक थी। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा।